सभी सवालों को लगाने का दोस्तों एकदम बेहतरीन ट्रिक यहाँ पर बताने वाले हैं इस क्लास के अंदर, इसलिए क्लास को छोड़िएगा नहीं, पूरा जरूर देखिएगा। अगले शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चंस काम आएंगे आपके। आइए देखते हैं पहला सवाल। अलजेब्रा का सवाल है। बहुत लोग इसको बेसिक से करने लग जाएंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा ट्रिक आप समझ जाएंगे तो ये 2 सेकंड का प्रश्न है, उससे ज़्यादा का नहीं है। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 83, ए इंटू बी की वैल्यू 6 दिया गया है, जहाँ ए ग्रेटर है बी से। फाइंड ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो भाई स्क्वायर दिया है, तो आप इसका भी स्क्वायर करेंगे, है ना। तो पहले एक बार बेसिक से हम आपको बता देते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि क्या इसके पीछे का लॉजिक है ना। देखिए, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इस पूरे का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। इसके स्क्वायर की वैल्यू होती क्या है? a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है कितनी? 83, तो ये हो गया 83 माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए बी कितना है? a इंटू बी 6 के बराबर, तो ये हो गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है कितनी? 83 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 6। अब यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा? 83 में से अगर 12 घटा देंगे तो 71 आ गया, और डिवाइड बाई 83 प्लस 12 यानी कि 95, है ना। 83 प्लस 12 95 आ गया। अब हमें a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी पूछा गया था, तो सीधे सीधे क्या करिए कि भाई इधर का स्क्वायर उधर लग जाएगा, स्क्वायर रूट, है ना। तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी यहाँ पर सीधे सीधे कितना आ जाएगा? अंडर रूट ये 71/95 ये आ जाएगा। अब इतना भी आपको नहीं करना था, अगर ये आप विजुअलाइज कर पाएँ तो सीधे सीधे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 83 माइनस 12 71, डिवाइड में यहाँ पर 83 प्लस 12 95 हो गया, और दोनों का स्क्वायर रूट लगा देना था। बस इतना ही करना था, 2 सेकंड में ये सवाल बन जाता, और तभी बन पाता जब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी, पहले से फिट होंगी, तभी होगा ऐसा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा। एक त्रिभुज के केंद्रक यानी सेंट्रॉइड के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जिसके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं ए बी सी, और उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रॉइड का केंद्रक का जो निर्देशांक है, सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y हैं, तो जो x की वैल्यू होती है वो होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, है ना। तो 1 प्लस 7 8 8 और 10 यहाँ पर हो जाएगा 18, तो 18 बटे यहाँ पर 3 यानी हमारे पास 6 आ गया। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा 6 आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3, 4 प्लस 8 12, 12 और 12 हो जाएगा 24, यहाँ हो गया 24, और इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे यानी कितना आ जाएगा? 8। तो 6 और 8, x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 8 आ जाएगा। 6 और 8 यहाँ पर सेंट्रॉइड यानी केंद्र के निर्देशांक होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आप चाहें तो ओरली भी इस सवाल को लगा सकते हैं। 8 संख्याओं का औसत 15 है, यानी कि हर एक संख्या 15-15 के बराबर है, तो 8 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 15 × 8 = 120, है ना। 15 × 8 यहाँ पर कितना हो गया? 120 के बराबर। फिर कह रहा है इनमें से 5 का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का औसत अगर 18 है तो 18 पंचे टोटल कितना हो जाएगा? 90, है ना। 5 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 90 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 90। अब सभी 8 संख्याओं का टोटल यहाँ पर 120 है, 5 संख्याओं का, उसमें से 5 संख्याओं का टोटल यहाँ पे 90 है। अगर घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 संख्याओं का एवरेज, 3 संख्याओं का टोटल मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 30 के बराबर। ये 3 संख्याओं का सम है यानी योग है, टोटल है, तो 30 टोटल हो गया डिवाइड बाई नंबर यानी कि 3 संख्याएं, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर? 10 के बराबर। ये 10 यहाँ पर बचे हुए 3 संख्याओं का औसत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी और भी इसके तरीके हैं, जैसे मेथड है और इसके बाद एलिगेशन मेथड है, वो तभी लगाया जाता है जब वैल्यू बहुत बड़े बड़े दिए गए हों, है ना। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक ये ज्योमेट्री का सवाल है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, देखते जाइएगा। एक चतुर्भुज ABCD में एंगल A 53 डिग्री है, एंगल B 46 डिग्री है, एंगल C और D के समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर O पर मिलते हैं, DOC का माप क्या होगा? पहले बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो एक साइड ये हो गया, है ना, यहाँ पर पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट B मान लेते हैं। तो एंगल A हमें 53 डिग्री बनाना है, तो 53 डिग्री कुछ यहाँ पर आएगा, है ना,
इधर आएगा। और फिर यहाँ पर एंगल बी जो है वो 46 डिग्री है, तो 46 डिग्री थोड़ा सा और कम होगा, मान लीजिए यहीं तक है ना। फिर इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पर भाई ये एंगल हमारा ए है, ये एंगल यहाँ पर बी है ना, बी है, और इसको मान लीजिए सी और इसको मान लेते हैं यहाँ पर डी। ठीक है, अब एंगल ए और एंगल बी तो पता है 53 डिग्री और यहाँ पर ये 53 डिग्री है ना, और ये आपका 46 डिग्री है। क्लियर। अब हमें एंगल सी और डी का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो एंगल डी ये रहा, एंगल सी ये रहा, इन दोनों को काटने वाली, तो काटने वाली मतलब बराबर भाग पे काटने वाली रेखा खींच देंगे। इन दोनों एंगल को आधे आधे पे बांटने वाली, समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर होता है जो आधे आधे पे काट दे पूरे एंगल को। और इसका भी बाइसेक्टर ले लेंगे यहाँ पर। और ये दोनों पॉइंट जाके कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पर, ये पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। हमें डी ओ सी बताना है, यही वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। बताइए कितना होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक चतुर्भुज के अंदर जब आपको ये दो एंगल बाइसेक्टर दिए गए हों और दो एंगल बाइसेक्टर किसी भी पॉइंट पर मिल रहे हों, तो इनके अपोजिट एंगल्स के सम का आधा होता है ये वाला एंगल। ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं जहाँ पे, वो एंगल क्या होगा, इसके अपोजिट में यहाँ पर 46 डिग्री है, इसके अपोजिट में 53 डिग्री है, इन दोनों के सम का आधा होता है ये वाला, यानी 53 और प्लस यहाँ पर 46, इसका आधा हो जाएगा ये वाला एंगल, है ना। तो 53 का आधा कितना होगा, 26 दूना 52 यानी कि 26.5, और 46 का आधा कितना होगा 23, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 49.5। 49.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5 देखिएगा। ये पाइप एंड सिस्टम का है। एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भरता है, एक अन्य नल टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता है पूरी तरीके से। यदि टंकी खाली है और दोनों नल एक साथ खुले हैं, मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, है ना। कई सारे तरीके हैं। जब यहाँ पे दो ही नल काम कर रहे होते हैं और एक साथ काम करने के लिए बोला जाए, तो एक साथ करने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम को आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है। यहाँ पर टाइम अगर निकालना है, एक साथ अगर काम कर रहे हैं दोनों पाइप्स, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो भर रही है उसका लिखेंगे, है ना। पहले वाले पाइप का कितना घंटा लग रहा है, मल्टीप्लाई दूसरा वाला पाइप 18 घंटे ले रहा है भरने में, डिवाइड बाई। अब यहाँ पर डिवाइड में आपको क्या करना है, सुनते जाइए जो चीज़ बता जा रहे हैं। अगर दोनों भरने का काम करती तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर दोनों भरने का काम करती तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देते। लेकिन अगर एक खाली करने का और एक भरने का काम कर रही है तो दोनों का डिफरेंस होगा नीचे, क्योंकि पहला नल जो है वो 14 घंटे में भरता है, लेकिन दूसरा नल जो है 18 घंटे में खाली करने का काम कर रहा है। तो एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। तो 18 और 14 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। यही आ जाएगा आपका आंसर। 2 से काटेंगे ऊपर तो ये 2 बार में कटेगा, ये 7 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 9 बार में कट जाएगा। तो 9 7 63 घंटे यहाँ पर टाइम लगेगा अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो। बाकी एलसीएम वाला तरीका और भी है, उसमें वो जनरल तरीका है, बाकी ये ट्रिक वाला तरीका है। अगर 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो ट्रिक वाला तरीका है ये। ठीक है, आगे चलिए इस सवाल को देखिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 18% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित किया जाता है तो 60,000 की राशि 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, है ना। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर रेट जो हमें दिया गया है वो 18% सालाना है, यानी वार्षिक रेट है ये, है ना। लेकिन हमें अर्धवार्षिक चाहिए, आधा वर्ष में, यानी 6 महीने में यहाँ पर संयोजित हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है ना। तो अगर 1 साल का ब्याज 18% है तो आधे साल का ब्याज कितना होगा, क्योंकि आधे साल में हमें देना है, तो इसका आधा कर लेंगे, यानी कि 9% आ जाएगा। मतलब हमें ब्याज यहाँ पर 9% के हिसाब से देखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीका बता देते हैं कि भाई अगर आपको तिमाही बोला जाता है, तिमाही अगर बोला जाए तो हम किससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर तिमाही अगर बोला जाए तो आप सीधे यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। 4 से यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लेंगे, है ना, क्योंकि 3 महीने मिलाकर यहाँ पर कितना हो जाता है, 1 साल हो जाता है 4 बार। ठीक है, तो 4 से यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर 9%। तो इससे होगा क्या, यहाँ पर क्या बोला है, 1 वर्ष के बाद, है ना। तो 1 साल में कितनी बार हमें ब्याज देना पड़ा बताइए। तो अगर आधे साल में हम ब्याज देंगे तो 1 साल में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, हमें 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, यानी n की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसी पहले छमाही में 9%,
है ना, पहले छमाही में यानी आधे साल में 9%, फिर दूसरे छमाही में भी यहाँ पर 9% का ब्याज, आधे साल में ये, आधे साल में ये। अब इनका हमें सक्सेसिव निकाल लेना है तो हमें एक साल का टोटल ब्याज मिल जाएगा। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, तरीका बताते हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 9 और 9 यहाँ पर 18 हो गया, फिर पॉइंट लगाइए। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 9 कितना होगा, 81 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर बता देते हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3 डिजिट बन जाता है, तो अगर 3 डिजिट बनेगा तो शुरू वाला डिजिट को यहाँ जोड़ लीजिएगा पॉइंट के इस पार, है ना। फिलहाल यहाँ पे 9 × 9 81 ही है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर 12% और 12% होता है ना, 12% पहला ब्याज और दूसरा ब्याज भी यहाँ पर 12% होता, तो सक्सेसिव कैसे निकालते, पहले तो इन दोनों को जोड़ते, 25% हो जाता, 25 पॉइंट, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता है, 144, है ना। 12 × 12 144, लेकिन हमें 2 ही डिजिट यहाँ रखना है, इस एक को यहाँ भेज देना है जोड़ने के लिए, तो 25 एक 26 हो जाएगा, तो 26.44 आ जाएगा, है ना। इन दोनों का 26.44%। फिलहाल इसका कितना आ गया हमारे पास, 18.81। ये टोटल ब्याज है यहाँ पर एक साल का, ठीक है। एक साल का टोटल ब्याज कितना है, इसके बराबर। हमें पूछा है एक साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो एक साल बाद राशि हो जाएगी तो हमें अमाउंट पूछा गया है ना, अमाउंट कितना होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन वो तो 100% होता है। अब 100% यानी प्रिंसिपल में इतना परसेंट ब्याज भी तो जुड़ा है एक साल के अंदर, तो पैसा कितना हो जाएगा टोटल, 100 + 18.81, यानी कि टोटल कितना होगा, 118.81%। इतना हमारा टोटल पैसा हो जाएगा एक साल के बाद। किसका इतना लगेगा, मूलधन का। हमारी जो राशि हो 60,000 है, तो इसमें 60,000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, परसेंट से तो 0 ख़त्म। अगर हम यहाँ का पॉइंट हटा दें तो पॉइंट हटाते ही हमें क्या मिलेगा, पॉइंट हटाते ही डिवाइड में 0 मिल जाएगा, है ना यहाँ पर। अरे भाई चलिए पॉइंट को ऐसे ही हटा देते हैं, ठीक है। पॉइंट को अगर हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 0 और काटना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 आएगा और 100 से 2 0 और कट सकता है। तो 6 से अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 1 6, 6 × 8 48, यानी 8 बनेगा, लास्ट में 86। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, 2 डिजिट लास्ट का देख लीजिए कौन 86 है, बस इसी ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं आता तो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, इस तरीके से लगाना है। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। जनशक्ति यानी कि मैन पावर या लेबर में कमी के कारण एक कारखाने के प्रोडक्शन 20% कम हो जाता है ना। प्रोडक्शन क्या हुआ, 20% कम हो गया। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर लेबर कम हो रहे हैं, काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं, मैन पावर कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन घटेगी, लेकिन प्रोडक्शन को उतना ही बनाने के लिए हमें यहाँ पर वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। यानी पहले जितना घंटे काम होता था उससे ज़्यादा अब काम करना पड़ेगा। तो एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोडक्शन उतना ही करना है तो जिस रेशियो में प्रोडक्शन कम हुआ है उसी रेशियो में हमें टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। बस इतनी सी यहाँ पर बात है। तो देखिए 20% कम हो रहा है, 20% कम होने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है 20 का, यानी 5 से 1 कम हो गया। तो पहले 5 था, 5 से 1 कम हो जाएगा तो 4 हो गया। यानी मैन पावर पहले 5 था, अब 4 हो गया। ऐसा समझ लीजिए पहले 5 लोग काम करते थे, अब 4 ही लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा जो मैन पावर है वो घटा किस रेशियो में, 5 से 4 हुआ। तो हमें टाइम को क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 करना पड़ेगा, उसी रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा, उल्टा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो 4 से 5 हो जाएगा टाइम हमारा क्या होना चाहिए, 4 से 5 हो जाना चाहिए। तो टाइम में कितने परसेंट की वृद्धि देख लीजिए, 4 से 5 हुआ है, मतलब 1 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 4 पर बढ़ा है। तो 1/4, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। ऑप्शन नंबर सी होगा। इतना आसान सा प्रश्न था, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अब ये सवाल तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एक व्यक्ति को प्रति माह 2580 रुपये का वेतन मिलता है, यानी इनकम हो गई इतनी। वह हर महीने अपने वेतन का 45% बचाता है, उसका खर्चा निकालना है। ये बताइए टोटल वेतन तो 100% होता है ना, उसमें से अगर 45% वो बचा रहा है, यानी खर्चा कितना किया होगा, 100 - 45 यानी कि 55%। तो यहाँ पर सीधे सीधे 55% निकाल लेंगे हम लोग, है ना। जो भी सैलरी होगा उसका 55% यहाँ पर निकाल लेंगे। सैलरी हमारी है कितनी यहाँ पर 2580, इसका हमें 55% निकालना है ना, 55%। अब यहाँ पे दोस्तों 2-3 तरीके हैं लगाने के। या तो आप इसको सॉल्व करिए, डिवाइड बाई 100 करिए, काटिए पीटिए, लेकिन हम आपको एक तरीका बताते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं ना, डिविजिबिलिटी रूल से थोड़ा ध्यान दीजिए, नंबर्स के साथ खेलना सीखिए दोस्तों, है ना, नंबर को पहचानना सीखिए। ये जो 55 है इसमें क्या बैठा हुआ है, 11,
11 एक ऐसा नंबर है जो नीचे कहीं भी नहीं कट पाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि जब हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। क्या 100 कभी 11 से कट पाएगा? क्या नहीं कटेगा, है ना। तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई होकर जरूर आया होगा, है ना। तो 11 से कटने वाला कोई नंबर देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए पहले ऑप्शन को, 5 1 6 4 5 9, 9 और 6 का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? 3। 11 से कटता है क्या? 3 नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका आंसर। यहाँ देखिए 5 2 7, सॉरी 1 1 2 और 7 5 12, 12 और 2 का डिफरेंस 10 आएगा। 10 भी आपका 11 से नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, 12 में से 10 गया, 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। एक ही बचा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी देख लीजिए 1 1 2 और ये 9 4 13, तो 13 और 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 13 और 2 घटाएंगे तो 11, 11 आपका 11 से कट जाता है। इसका मतलब यही आंसर है जिसमें 11 का मल्टीप्लाई हो रखा है, तो यही होगा हमारा, है ना। इस तरीके से आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। देखिए दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस में बहुत आपको झंझट नहीं करना है, सिर्फ एक तरीका सीख लीजिए। यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं, बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, 4 चीज़ें होती हैं। बस यही इन्हीं के साथ खेलना होता है आपको, है ना। तो देखिए पहले लिखेंगे यहाँ पर बोट की स्पीड, उसके बाद लिखेंगे स्ट्रीम की स्पीड, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम, और उसके बाद लिखेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत, है ना, हाँ ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल, है ना। अब देखिए इन चारों में से कोई 2 ठो आपको दिया रहेगा, कोई भी 2 ठो दे सकता है, चाहे इन दोनों को दे दे, चाहे इन दोनों को दे दे, चाहे इन दोनों को दे दे, है ना। कोई भी 2 स्पीड यहाँ पर दी रहेगी, आपको बाकी के 2 स्पीड निकालने होते हैं। तो जैसे इसमें देखिए तैराक जो है धारा के अनुकूल, अब तैरने वाला भी हो सकता है, बोट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अनुकूल बोला है मतलब डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको दे रखा है 37 के बराबर। इसके बाद बोला धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम में 27 की स्पीड से तैर सकता है, तो अप स्ट्रीम में 27 की स्पीड से चल रहा है। शांत जल में तैराक की गति क्या होगी, यानी बोट का स्पीड क्या होगा। अब बोट हो या तैरने वाला हो एक ही मतलब है ना, इसकी स्पीड निकालनी है हमें। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों गिवन हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इनको जोड़कर आधा करेंगे तो बोट आएगा, इनको घटाकर आधा करेंगे तो ये आपका स्ट्रीम आ जाएगा। बस इतना ही काम करना है आपको। देखिए तो इन दोनों को जोड़ के आधा करिए, यहाँ पे कितना होगा, जोड़ के अगर आधा करें या फिर पहले स्ट्रीम निकाल लीजिए, है ना। इनको घटाएंगे तो कितना होगा, 37 27 10 आएगा, 10 का आधा करेंगे तो 5, ये वाला आपका 5 आ गया। हाँ अब इसको निकालने के लिए या तो जोड़ के आधा कर लीजिए, या फिर एक और तरीका बताते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर, बोट और स्ट्रीम जोड़ने पर ये आता है और इन दोनों को घटाने पर ये वाला आता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये बताइए हम यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखें कि हमें जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पे 37 मिल जाए। तो 32 रखना पड़ेगा, तब ना 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37 मिलेगा। यानी ये जो स्पीड है बोट की स्पीड, ये हमारी कितनी आ जाएगी, 32 के बराबर। वैसे भी अगर इन दोनों को जोड़ के आधा करते तो ही 32 आता, 37 और 27 जोड़ते तो 64 मिलता, 64 का आधा 32 हो जाता है ना। तो 32 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। स्ट्रीम का पूछता तो 5 आ जाता। क्लियर, आगे चलिए इसको देखें। अब इस सवाल को लगाने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताएंगे और एक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो, हर जगह ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको पढ़ लीजिए। राहुल अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित कर देता है ना। फिर बोला गया यदि वह 50% की डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को इतने रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, है ना। ध्यान रखिए यहाँ पर एक तरीका आपको बताते हैं। सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, एमपी का जो रेशियो होता है, ये होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, है ना। 100 प्लस पी प्रॉफिट, ये हो जाता है। ये रेशियो, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना। तो इससे भी निकाला जा सकता है। कैसे, देखिए पहले बता देते हैं भाई। क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया गया, क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया गया। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर प्रॉफिट दिया ना, ठीक है, प्रॉफिट वाला केस तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट वाला जब दे देता है तो इससे लगा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिलहाल देखिए जो यहाँ पर सीपी है और एमपी है ना, सीपी और एमपी, तो क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा, 164 हो जाएगा, क्योंकि 64% अधिक अंकित कर रहा है, मार्क कर रहा है। यदि वह 50% की डिस्काउंट दे देता है तो सेल कितने में करेगा बताइए भाई। अगर इसमें 50% का डिस्काउंट दे दे, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, यानी इसका 50% कितना होगा, आधा 164 का आधा कितना होगा
82, मतलब 82 कम करके इसमें दे देता है तो उतना ही बचेगा, है ना। इसमें 82 कम करिए तो 82 ही आएगा। तो अब देख लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य, अच्छा इतने में बेच देता है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 59,860 ये आ गई, है ना। ये विक्रय मूल्य था, इतने यूनिट की वैल्यू ये है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब बड़े गौर से देखिएगा, बड़े गौर से यहाँ पर देखिएगा, हम आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं इसमें दोस्तों 50 छुपा हुआ है, ठीक है, या 5 छुपा हुआ है मान लीजिए, है ना। हमें इसी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से कटने वाला कौन सा नंबर है आप देख लीजिए। 5 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा, 5 से सिर्फ ये कटेगा, यही डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी इसको मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते तो 100 यूनिट की वैल्यू निकल जाती। तो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन दूसरा तरीका इससे भी फास्ट सोचने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको दिया गया कि भैया 50% की डिस्काउंट दी जा रही है ना, 50% की डिस्काउंट, और यहाँ पर 64% अधिक अंकित की जा रही है क्रय मूल्य से। अगर इस 64% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालें तो 64% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 से काट देंगे तो कितना होगा, 16 चौके 64, 16/25 आ जाएगा, है ना, 16/25 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य से अधिक बोला है, मतलब क्रय मूल्य ये होगा, सीपी ये होगा, 25 यूनिट होगा। हमें पूछा क्या था, क्रय मूल्य पूछा था, यानी कि हमारा जो वैल्यू होगा वो 25 यूनिट आएगा, और 25 से कटने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये 25 से नहीं कटेगा। 25 से चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट 99 है, नहीं कटेगा 25 से। 25 से वही कटेगा जिसके लास्ट में या तो 25 हो, 50 हो, 75 हो, है ना, या फिर 00 हो। तो इसके लास्ट में 00 है सिर्फ, यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका बन जाता है ना। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद ऐसा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चलिए कुछ और सवाल करते हैं। एवरेज का ये सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है ना। एक कक्षा परीक्षण में 50 छात्रों का औसत कितना है, 45 दिया गया है। तो 50 छात्रों का जो एवरेज स्कोर है वो 45 के बराबर है। अब बोला गया, बाद में यह पाया गया कि एक मामले में 25 का स्कोर गलती से 35 लिख लिया गया था, है ना। ये सब सवाल ओरली लगाने वाले हैं। लिखना था एक्चुअल में 25, लेकिन लिख कितना लिया गया, 35 लिखी गया। तो 35 लिखा गया, उसकी वजह से हमारा गलत आ गया होगा एवरेज, है ना। ये जो 45 ये गलत वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरे मामले में 30 का स्कोर गलती से 28 दर्ज किया गया। एक्चुअल में था 30, लेकिन उसको लिख लिया गया यहाँ पर 28, है ना। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ चेंज आएगा। कक्षा का वास्तविक यानी ओरिजिनल एवरेज स्कोर हमें बताना है। देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ा के लिखा गया, कितना 25 लिखना था लेकिन लिख लिया गया 35। तो कितना बढ़ा के लिखा गया है, 10। यहाँ पर 10 बढ़ा के लिखा गया, है ना, जिससे हमारा एवरेज गलत आया। और यहाँ पे क्या किया गया, 2 कम करके लिखा गया, है ना, 2 कम करके लिखा गया। यानी कि ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा या कितना कम लिखा गया बताइए, +10 -2 यानी कि प्लस का 8, ये 8 ज़्यादा लिखा गया है। ओवरऑल टोटल में 8 ज़्यादा लिखा गया है ना। तो जब टोटल में 8 ज़्यादा लिखा गया है तो टोटल बच्चे हैं कितने यहाँ पर, 50, यानी एक में कितना अधिक लिखा गया होगा बताइए। तो 8/50 कर लेंगे तो 8/50 का मतलब 0.16, है ना। ये 0.16 एक बच्चे में, एक बच्चे का मतलब होता है एवरेज, एवरेज में इतना ज़्यादा हो गया है ना, जिसकी वजह से गलत आ गया है हमारा। तो हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे गलत वाले एवरेज में इतना घटा लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हो चुका है ना। तो 45 में हम लोग क्या करेंगे, 0.16 हम लोग घटा लेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 44.84, ठीक है, 44.84, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, यही अगर आप बेसिक से लगाते इस सवाल को तो बहुत ज़्यादा समय ले लेता। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये सारे सवाल आपके आगे आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।